हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगर फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज कोलगेट के बारे में बात करते हैं कि कोलगेट पामोलिव में क्या किया जाए और क्यों किया जाए। यहाँ पर किसी भी स्टॉक को बाय करने के बाद अगर हमें होल्ड करना है तो हम सिर्फ तभी होल्ड कर पाएंगे जब हम उसके सारे पैरामीटर्स को समझ लेंगे, बिजनेस वाइज भी समझेंगे, फाइनेंशियल्स भी समझेंगे और यहाँ पर टेक्निकल्स भी समझेंगे। अगर तीनों में से कुछ एक भी मिसिंग है तो हम उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे अगर वो फर्दर डाउन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम टेक्निकल्स पे पहुंचते हैं, एक बार बात करते हैं कि अभी ये स्टॉक कितने परसेंट डाउन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि टॉप से ये अच्छा खासा टूटा हुआ है और अगर टॉप से एक बार करंट तक देखें कि कितने परसेंट डाउन है, देन दिस इज 38% डाउन। और कितना डाउन गया था, ये हमारा 40% डाउन गया था। सो दिस इज अ बिग फॉल। अभी भी 38% डाउन है। यहाँ पर जो बाकी दो पैरामीटर्स मैंने लगाए हुए हैं, ये एक 300 डे मूविंग एवरेज है और जो नीचे रेड लाइन चल रही है दिस इज 52 वीक लो लाइन, यानी कि इस लाइन को अगर ये टच करता है तो 52 वीक लो पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और तो अभी 38% डाउन है, 40% तक डाउन गया। पास्ट में एक बार देखते हैं कि इतनी गिरावट पहले कब आई है। अगर हम इससे पहले देखें देन दिस इज 24% डाउन गया था। दिस वाज इन 2022, अर्ली 2022। उससे पहले अगर हम देखें दिस वाज डाउन 35%। 35%, यानी कि जितना अभी डाउन गया है ऑलमोस्ट इतना ये एक बार पहले डाउन गया, 35%। इससे पहले 2015-16 की जो गिरावट थी उस पीरियड में ये कितना डाउन गया, दिस वाज 28%। और इससे पहले 2012 में भी डाउन गया, दिस वाज 25%। एंड इससे पहले जब ये स्टार्टिंग में 2007 में 2008 के जब फॉल आया था तब ये कितना डाउन गया, 35%। सो 35-36% ये दो तीन बार डाउन जा चुका है। 2008 में 35% गया, उसके बाद में 24%, देन 28%, उसके बाद में दिस वाज 36%, 35%, फिर 24% एंड नाउ दिस वाज 40%। तो 40%, 35, 36, 38 कई बार जा चुका है, यानी कि 25 से लेकर 40% के बीच में ये कुल मिलाकर 1 एंड 2, 3 और 4 एंड 5 एंड 6 टाइम्स ये इतनी बड़ी गिरावट दिखा चुका है। एक बार ये देखते हैं कि जब ये इतनी बड़ी गिरावट पास्ट में इसने दिखाई तो कितना टाइम लगा लाइफ टाइम हाई से वापस से लाइफ टाइम हाई बनाने में, टोटल मिलाकर कितना टाइम लगा। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि ये स्टॉक किस तरीके से टेक्निकली परफॉर्म करता है, यानी कि किस तरीके से स्टॉक प्राइस कितने टाइम में वापस से ऊपर जाता है। तो हम लाइफ टाइम हाई से जब इसने दोबारा लाइफ टाइम हाई बनाया, हमने वहां तक का टाइम लिया, तो हमें आप यहां पर देख सकते हो 514 डेज, 514D, ये 514 डेज लगे, यानी कि 2 ईयर्स से कम लगे और वापस से इसने लाइफ टाइम हाई बना लिया। दोबारा से जब इसने इस तरह की बड़ी गिरावट दिखाई तो लाइफ टाइम हाई बनने में फिर से कितना टाइम लगा, लेट्स सी। लाइफ टाइम हाई से लाइफ टाइम हाई हमने फिर से देखा, सो 534 डेज, यानी कि 2 ईयर से कम, 1.5 ईयर होता है बेसिकली ये। तो 1.5 ईयर में ये वापस से लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया। उसके बाद में हम फिर से देखते हैं जब ये 28% डाउन गया लाइफ टाइम हाई से, जब इसने वापस से लाइफ टाइम हाई टच किया तो कितना टाइम लगा, दिस टाइम दिस इज 793 डेज, यानी कि 2 ईयर्स एंड 2 मंथ्स ऑलमोस्ट। तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, 2 ईयर्स 2 मंथ्स में ये वापस से लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया। उसके बाद में हम फिर से देखते हैं कि जब इसने सेम इस तरह की बड़ी गिरावट दिखाई तो कितना टाइम वापस से लाइफ टाइम हाई में लगा, यहाँ पर 430 डेज, यानी कि 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। एंड उसके बाद में फिर से देखें तो यहाँ पर इसने टाइम लिया 720 डेज, यानी कि 2 ईयर्स। और अभी तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 720 डेज, 431 डेज एंड 793 डेज, कुल मिलाकर 793 डेज इसने मैक्सिमम लिए हैं। 793 डेज बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 2 ईयर्स एंड 2 मंथ्स के आसपास का ये टाइम है। 2 ईयर्स 3 मंथ्स भी हम मान सकते हैं। तो अगर सेम चीज को हम यहां पर मानकर चलें फिर से अभी भी, कि अगर ये वापस से करंट टाइम्स जब इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था तब से लेकर अगर ये 790 डेज ही ले ले, 800 डेज ऑलमोस्ट, तो हम कब तक इस वापस से लाइफ टाइम हाई को दोबारा से देख सकते हैं। तो ये हमारा टाइम निकल कर आता है, हमने यहां पर देखा दिस इज 9 दिसंबर 2026, यानी कि करंट टाइम से कितने दिन बचे,
अगर हम करंट टाइम से लेने लगे, करंट जो आज का टाइम है, तब से ये हमारे पास 1.5 ईयर बचा, 525 डेज हमारे निकल कर आते हैं। तो अगर 525 डेज में वापस से ये लाइफ टाइम हाई पर पहुंच जाता है, अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें, तो कितने परसेंट का हमें गेन नजर आता है करंट प्राइस से? करंट प्राइस से लाइफ टाइम हाई अगर पहुंचता है तो 530 डेज में 61% का ये गेन नजर आता है। 1.5 ईयर में 61% का हमारा ये गेन नजर आता है। और अगर इस चीज को देखें तो 1 ईयर 6 मंथ्स भी नहीं है, 1 ईयर 5 मंथ्स हमारे ये नजर आते हैं इस तरीके से। अब 61% 1.5 ईयर में, इज इट बैड अमाउंट? नो, दिस इज वेरी गुड अमाउंट। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये स्टॉक क्या यहां से, अगर हम करंट प्राइस से देखने लगे और टारगेट तक की बात करने लगे, क्या ये इस तरीके से एक बिल्कुल डायगोनल वे में चलने वाला है, लगातार जैसे फिक्स डिपॉजिट चलता है, क्या उस तरीके से चलने वाला है? स्टॉक प्राइस कभी भी उस तरीके से काम नहीं करते। इस चीज का हमें पता है और ये समझ हमें है एक्चुअल में। ये स्टॉक किस तरीके से काम कर सकता है? ये स्टॉक इस तरीके से काम कर सकता है और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन फाइनली अगर टारगेट हमारा अचीव हो जाए तो बीच की जो मूवमेंट है, हमें इसको या तो अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हमने इसको अपॉर्चुनिटी देखनी है तो सिंपल सा क्या तरीका है कि जब भी ये वापस से हाई बनाए और नीचे 20% गिरे या 15% गिरे, आप इसको बाय कर लो। अदरवाइज बड़ा सिंपल सा है, अगर पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि नेक्स्ट 1.5 ईयर में ये यहां से 60% गेन दे सकता है, तो हमें चुपचाप इसको बाय करके रख लेना चाहिए। और 60% 1.5 ईयर में मिलना इज ए वेरी गुड ह्यूज अमाउंट। एंड अब पॉइंट ये आता है कि जो पास्ट में इसने आज तक किया कि ये बार बार वापस से रिपीट होकर ऊपर आया, तो अभी भी ऐसा करेगा, इस बात के क्या चांसेस हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले हमें सिंपल सा एक पॉइंट समझना है कि इसका बिजनेस क्या है। इसका बिजनेस सिंपल सा है, ये टूथपेस्ट बनाते हैं, टूथब्रश बनाते हैं और यही इसका बिजनेस है। पामोलिव साथ में ये प्रोडक्ट बेचते हैं और पामोलिव के कुछ इन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च भी किए हैं। तो बहुत ज्यादा, लेकिन वो बड़ा सेगमेंट नहीं है पामोलिव, सिर्फ कोलगेट ही अपने आप में बड़ा सेगमेंट है। अब पॉइंट ये आता है कि जो पास्ट में हुआ वो आगे भी होता रहेगा, इस बात के क्या चांसेस हैं? तो आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पास्ट में हम टूथपेस्ट करते थे, मीन्स ब्रश करते थे, टूथब्रश करते थे, आगे चल के हम ब्रश करते रहेंगे क्या? हम में से कौन ब्रश करना छोड़ेगा? कोई भी नहीं। हाँ, इस बात के चांसेस जरूर हैं कि पहले 2 टाइम्स ब्रश कम लोग करते थे, आने वाले टाइम में 2 टाइम्स ब्रश ज्यादा लोग करेंगे, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, इसका ना तो वॉर से लिंक है, ना इसका इकोनॉमिक स्लो डाउन से लिंक है, इसका किसी भी बात से लिंक नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमारी इनकम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी तो हमने ब्रश करना छोड़ दिया, हम ब्रश फिर भी करेंगे। फास्ट रखना है तो भी ब्रश होगा, लड़ाई चल रही है, ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन बेकार है, वॉर चल रही है तो भी ब्रश होगा, किसी भी सिचुएशन में ब्रश सब लोग करेंगे। इवन यहां पर पहले फैमिली के पास एक ही टूथपेस्ट होता था, अभी क्या होता है, अपना टूथपेस्ट अलग है, बच्चों का टूथपेस्ट अलग है। और जो बच्चों का टूथपेस्ट है वो साइज में भी छोटा है और महंगा भी है। क्यों? क्योंकि उसपे मोटू पतलू की फोटो है, उसमें स्पाइडरमैन की फोटो है, उसमें ही मैन की फोटो है, या फिर उसमें आयरन मैन की फोटो है। तो अलग अलग थीम से आते हैं वो, फ्लेवर के आते हैं अलग अलग, और वो महंगे होते हैं, जबकि उनके बनाने में कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आती। लेकिन उनको पता है कि अगर स्टोर पर गए और वहां पर ये दूसरा एक थीम वाला प्रोडक्ट देखा और बच्चों ने जिद की तो दिलाना पड़ेगा। तो ये सब उनके तरीके हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बड़ों के जो टूथब्रश हैं वो 30, 40, 50 रुपीज का, 150 रुपीज का, इस तरह से आते हैं। लेकिन जो बच्चों के आते हैं वो सारे ही महंगे आते हैं, जबकि कॉस्टिंग तो सेम है, सिर्फ उस पर फोटो ही तो चिपका ही है, कोई खास फर्क नहीं है। आने वाले टाइम में टूथपेस्ट का यूसेज बढ़ेगा ही। एक और क्या रीजन है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे दादाजी हैं, दादी हैं, उनके सारे दांत नहीं हैं और नकली दांत सब लोग लगवा नहीं सकते, और हमारे दादा दादी भी रेडी नहीं होते उस चीज के लिए, अगर बच्चे कहें भी तो वो टूथपेस्ट से, मीन्स टूथब्रश से ब्रश नहीं कर पाते, वो उंगली पर लेकर करते हैं। और तो टूथब्रश वो लोग यूज नहीं करते, लेकिन उनकी एक एज है। और तो जो अभी आज की पॉपुलेशन है, जो पुराने लोग हैं, जो 70 इयर्स के हैं, 80 इयर्स के हैं, वो इनके उतने बड़े कस्टमर नहीं हैं। लेकिन जो आने वाली पूरी न्यू जनरेशन है, जो किड्स हैं, वो स्टार्टिंग से ही उनके कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पर इवन दो पॉपुलेशन सेम हो, उसके बावजूद भी यहाँ पर इनका कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि जो दादा दादी हैं वो टूथपेस्ट और टूथब्रश नहीं यूज करते, वो इनके कस्टमर नहीं है। तो जैसे जैसे वो दुनिया से अपनी एज के साथ जाएंगे, अपनी जिंदगी पूरी करके,
और जब वो रीबर्थ लेकर आएंगे तो वो टूथब्रश यूज कर रहे होंगे, लेकिन अभी यूज नहीं कर रहे होंगे। तो इसके चलते इनका कंजम्पशन बढ़ेगा। दूसरा, जो प्राइसिंग पावर है उसके चलते भी बढ़ता है। जैसे पहले हम लोग शायद एक ही टूथब्रश को 1 साल तक यूज करते थे, अभी शायद 1 साल तक यूज नहीं करते। पहले हम एक बार टूथब्रश करते थे, अभी हम 2 बार करते हैं। मीन्स बढ़ता जा रहा है ये कंजम्पशन, और जो इन्फ्लेशन है उसके साथ भी चीजें बढ़ती हैं, और बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स दे कैन लॉन्च। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है, ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी सिचुएशन में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बिजनेस वाइज देयर इज नो डिफरेंस। अब बात करते हैं फाइनेंशियल वाइज। एक बार हमने बिजनेस समझ लिया, टेक्निकल देख लिया, फाइनेंशियल्स भी एक बार देखते हैं कि फाइनेंशियल्स में कुछ कमी तो नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम फाइनेंशियल्स में कुछ इग्नोर कर रहे हैं। तो देखो, हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में है, लगातार कंटिन्यूअस ग्रो करने वाला बिजनेस है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो हाईएस्ट एवर इनकी सेल्स है, और हाईएस्ट एवर इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैं, एंड हाईएस्ट एवर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करने लगे, एक डेट फ्री कंपनी है, ना के बराबर ये डेट होता है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो इनका रिजर्व है, अभी रिजर्व हमें कम होता हुआ नजर आता है। ये रिजर्व इनका पहले भी कम हुआ है। ये रिजर्व कम क्यों हो जाता है इनका? ये रिजर्व इनका तब कम होता है जब ये डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो हमें यहां पर नजर आएगा कि इन्होंने डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया हमारा फाइनेंशिंग एक्टिविटीज में। डिविडेंड पेड 1600 करोड़ रुपीस, यानी कि आज तक का सबसे ज्यादा इन्होंने डिविडेंड पे किया है। और डिविडेंड यील्ड में जाकर देखें तो 2% का ही डिविडेंड है। तो डिविडेंड जब ये ज्यादा पे करते हैं तो इनका ये रिजर्व कम हो जाता है। लेकिन इनको रिजर्व कम होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है यहाँ पर। जो बिल्डिंग है वो बढ़कर आई हमारी, और जो प्लांट एंड मशीनरी है वो भी इंक्रीज हुई है। हमें हो सकता है कि यहां पर नजर आए कि इनका ये सारी चीजें कम हो गई हैं, इनकी फिक्स्ड एसेट्स कम हो गई हैं। एक्चुअल में फिक्स्ड एसेट्स कम नहीं हुई हैं, ये डेप्रिसिएशन के बाद नेट ब्लॉक आपको कम नजर आ रहा है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स कम नहीं हुई हैं। फिक्स्ड एसेट्स अगर देखोगे नेट ब्लॉक में देखोगे तो यहां पर 1100 करोड़ से कम होकर 776 करोड़ नजर आएगी। लेकिन अगर इसको ड्रिल डाउन करके देखोगे और आप इसको ग्रोस ब्लॉक में देखोगे तो ये हमारा बढ़ता हुआ नजर आता है कि बिल्डिंग भी बढ़ी है और इनके प्लांट एंड मशीनरी भी बढ़ी है, इनके इक्विपमेंट भी हाईएस्ट एवर हैं, और जो इनका अदर फिक्स्ड एसेट्स है वो भी हाईएस्ट एवर है। अब इस चीज को समझने के लिए जो अपनी ऑनलाइन क्लास वीडियोस हैं उनमें जो फाइनेंशियल्स की सीखने वाली जो वीडियो है, वीडियो 4 है या 5 है, आप उसको देखना। वो सारी चीजें उसमें डिटेल में आपको बताई हुई है कि किस तरीके से हमें ईच एंड एवरीथिंग जो बैलेंस शीट में, पीएनएल में और रेशियोज में देखनी चाहिए, वो किस तरीके से समझ में आती है। तो ये मोटे तौर पर तो आपको कम होता हुआ नजर आता है कि फिक्स्ड एसेट्स आर रिड्यूसिंग। फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट रिड्यूसिंग, एक्चुअली डेप्रिसिएशन की वजह से नेट ब्लॉक इज रिड्यूसिंग, अदरवाइज फिक्स्ड एसेट्स आर इंक्रीजिंग। हमें इस चीज को इस तरीके से देखना चाहिए। तो फाइनेंशियल्स भी हमने देख लिए। अब एक बात ये आती है कि विवेक भाई, यहां पर पहले क्या लगातार ग्रोथ रही है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ इसमें नजर नहीं आई। बहुत ज्यादा ग्रोथ इस तरह के स्टॉक्स में कभी भी नजर नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं भी नहीं। ऐसा नहीं है कि इनका प्रोडक्ट कल से ही 1 साल में ये डबल कर सकते हैं, या 2 इयर्स में डबल कर सकते हैं, या 3 इयर्स में डबल कर सकते हैं। इट विल टेक मोर टाइम, लेकिन ये कंसिस्टेंट हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन है वो यहां पर खत्म नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि अचानक से दूसरा। अच्छा, एक और पॉइंट है, जैसे पेंट इंडस्ट्री में तो कुछ न्यू प्लेयर आए जिसकी वजह से कंपटीशन आ गया। टूथपेस्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं, देयर इज नो सच न्यू प्लेयर। जो सेंसोडाइन है वो सेंसोडाइन अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। और पेप्सोडेंट मुझे ना उसकी एडवर्टीजमेंट नजर आती है और ना ही कभी एज सच बिकता हुआ बहुत ज्यादा नजर आता है। तो सेंसोडाइन है बस एक, लेकिन सेंसोडाइन भी उसको रेगुलर टूथपेस्ट के वे में कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करता। वो उसको सेंसेशन के कि अगर आपके टीथ में सेंसेशन है तो आप उसको यूज करो, तो वो एक स्पेशलाइज्ड वे में एडवर्टीजमेंट करते हैं, और स्पेशलाइज्ड वे में ही वो बिकता भी है, रेगुलर वे में नहीं बिकता। अब बात आती है डाबर की, जो डाबर यूज करते हैं, तो ये एक सारे प्लेयर्स अपने पहले से ही है, पुराने प्लेयर्स हैं, कोई भी नया प्लेयर नहीं आया है इसमें। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मार्केट में न्यू प्लेयर्स आ गए हैं जिसकी वजह से यहाँ से कंपटीशन बढ़ गया है और मार्केट में स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। ये इस तरह के जो स्टॉक प्राइसेस नीचे हैं ये पहले भी आए हैं। अगर हम टेक्निकल वापस से देखें तो 52 वीक लो को पहले भी टच किया हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पर अभी जैसे 52 वीक लो को टच किया, एक बार यहाँ पर किया, इससे पहले कब किया, यहाँ पर इससे पहले हो चुका है, यानी कि 2 टाइम्स हो गया। उससे पहले कब हुआ, यहाँ पर 3 टाइम हो चुका है। उससे पहले कभी हुआ क्या, ये 4 टाइम हो चुका है। इससे पहले हमारा कब हुआ, दिस इज 5th टाइम।
और उसके बाद में कब इससे पहले हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पर टच किया, दिस इज 6 टाइम, और इससे पहले यहाँ पर 7 टाइम, एंड इससे पहले हमारा 52 वीक टच नहीं किया। तो 7 टाइम्स 52 वीक लो टच किया, एंड इमीडिएटली उसके बाद उसने लाइफ टाइम हाई अचीव किया है। उसके बाद उसने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया। अगर हम वापस से देखें कि कितना टाइम लगाया वापस से लाइफ टाइम हाई पहुंचने में 52 वीक लो टच करने के बाद में, तो यहां से देखें तो इसने 22 डेज में ही लाइफ टाइम हाई पहुंच गया। यहां पर अगर हम एक बार इस लेवल से देखें तो हमें यहाँ पर 266 डेज लगे लाइफ टाइम हाई पहुंचने में। यहां पर 52 वीक लो इसने टच किया, वहां से अगर हम इस लाइफ टाइम हाई को देखें तो 521 डेज लगे, और यहां से इसको वापस से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, इमीडिएटली 70 डेज में पहुंच गया। और हम वापस से देखें इसको, देन इट इज 302 डेज। तो 500 डेज में हमेशा पहुंच गया है लगभग। ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम टाइम यहां पर ये दिखाएगा, विच इज 590 डेज। तो अगर हम यहां से भी 590 डेज पिक कर ले, जब इसने 52 वीक करंट में टच किया था, तो 590 डेज में हमारा ये टाइम सितंबर 26 में ही पूरा हो जाता है, यानी कि 1 ईयर 3 मंथ्स में ये टाइम पूरा हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इट्स ए गारंटी, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है व्हेन देयर इज नो चेंज इन द बिजनेस, देयर इज नो चेंज इन द फाइनेंशियल्स, मींस बिजनेस भी इंप्रूविंग है, फाइनेंशियल्स भी इंप्रूविंग है, और टेक्निकल्स इस तरह के बने हुए हैं। अब पॉइंट सिर्फ एक ही आता है कि क्या हम मार्केट में इस स्टॉक को नेक्स्ट 6 मंथ से कुछ नहीं करें, इवन थोड़ा सा नीचे चला जाए और उसके बाद भी रख पाए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में मार्केट ऊपर चलती रहे, निफ्टी ऊपर चलती रहे। तो यहां सारी प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम एक ही जगह आएगी कि आप एवरी डे ये कंपेयर करते हो कि मेरे पोर्टफोलियो ने क्या किया और निफ्टी ने क्या किया। मार्केट तो ऊपर चली गई विवेक भाई, मेरा पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गया। तो ये कंपैरिजन हमें छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स अपनी अपनी चाल चलते हैं, अपने अपने हिसाब से चलते हैं। आपका पर्पस मार्केट में निफ्टी से अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करना नहीं है। आपका पर्पस मार्केट में अपने पैसे कमाना है। अगर 2 इयर्स भी लगे तो भी 60% एक अच्छी खासी अमाउंट है। इट्स ए वेरी गुड CAGR। यहां पर लेकिन 3 इयर्स भी लगे तो भी 60% अच्छी है। ये बेकार नहीं है, पैसे खोने से बहुत ज्यादा अच्छी है अगर 3 इयर्स में भी 60% होता है। आप खुद समझ कर देखो, अगर आपने कोई 1 करोड़ रुपीस का प्लॉट परचेज किया और 3 इयर्स में वो प्लॉट 1.6 करोड़ का हो गया, तो आप क्या खुश नहीं होते? क्या ये अच्छी फिगर नहीं है? क्या ये अच्छी ग्रोथ नहीं है? सेम ही यहां पर मानकर चलो कि अगर 3 इयर्स भी लग गए तो भी इतना पैसा है। और गारंटी तो मार्केट में किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन हम समझ के हिसाब से ही चीजों को परचेज कर सकते हैं। कोई भी दुकानदार कोई भी सामान अपनी शॉप पर परचेज करके लेकर आता है बेचने के लिए, गारंटी तो उसको भी नहीं होती कि कब तक बिकेगा, कितने दिन में बिकेगा, लेकिन उसका एक पास्ट एक्सपीरियंस है, उसका एक पास्ट ट्रेंड है कि जब जब वो सामान लेकर आया है, कोई सामान पहले बिकाया, कोई बाद में बिकाया, लेकिन ऑन एन एवरेज ही इज मेकिंग मनी। So our ultimate objective every time whenever we are buying anything to make money based on the past experience. Sometimes जल्दी बनेगा, sometimes थोड़ा सा लेट से बनेगा। कोई स्टॉक जल्दी पैसा बनाकर देगा, कोई स्टॉक लेट से बनाकर देगा। लेकिन इस तरीके से हमें घबराने के बदले जब स्टॉक प्राइस नीचे हो, हमें पास्ट में जाकर देखना चाहिए कि जब जब ये स्टॉक इतना नीचे आया है तब उसने क्या किया है, कितना टाइम लिया है, बिजनेस में क्या चेंजेस आए, कुछ चेंजेस आए क्या, फाइनेंशियल्स में क्या चेंजेस आए, कुछ चेंजेस आए क्या। जब तीनों चीजों से आप यहां पर कन्विंस हो जाओ, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा एक स्टॉक में ना लगाया जाए। मेरा कहना हमेशा ये होता है कि 5% से ज्यादा एक स्टॉक में हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम 100% अपनी स्टडी को करने के बाद भी गलत हो सकते हैं। उसमें गलती क्या हो सकती है? गलती एक ही होती है जनरली, कि जितना टाइम सोचकर हमने सोचा था कि कितने टाइम में ये कितना परसेंट गेन दे देगा, शायद उससे ज्यादा टाइम ले लिया, और शायद प्रॉफिट अचीव करने से पहले, टारगेट अचीव करने से पहले करंट प्राइस से फर्दर ये 20% डाउन चला गया। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी आ सकती है और टाइम होराइजन भी बढ़ सकता है। इसीलिए एक स्टॉक में 5% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूंगा, आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। साथ में ग्रो करने का अलग मजा है। और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।